शुभ प्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। बेटा आज हम करेंगे आपकी कृतिका भाग 2 का लेसन नंबर 3, जिसका नाम है साना साना हाथ जोड़ी। इस लेसन को हम पहले कर चुके हैं, तो आज हम इस लेसन को कंप्लीट करेंगे। हमारा ये थोड़ा सा लेसन रह गया है, तो आगे करने से पहले हम रिवाइज़ करते हैं कि हमने इस लेसन में अब तक क्या क्या पढ़ा है। देखो बेटा, इस लेसन में जो लेखिका है वो अपनी यात्रा के बारे में बता रही है। वो बताती है कि जो गंगटोक शहर है वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, वहाँ पर मेहनत करने वाले लोग रहते हैं। तो जो लेखिका होती है वहाँ के लोगों से उसने सुना था कि यहाँ पर बालकनी में खड़े हो जाओ तो कंचनजंगा नाम की चोटी दिखाई देती है। लेकिन उस वक्त बहुत सारे बादल छाने की वजह से और धुंध होने की वजह से जो लेखिका होती है वो कंचनजंगा पर्वत को नहीं देख पाती है। वो एक नेपाली युवती से प्रार्थना भी सीखती है। जब वो आगे जाती है तो आगे वो गंगटोक शहर देखती है। मतलब जो गंगटोक होता है वो 149 किलोमीटर की दूरी पर था। आगे जब वो जाते हैं तो वहाँ पे युमथांग होता है। तो वो वहाँ पर जो गाइड यानी जो कार चला रहा होता है वो ड्राइवर कम गाइड ज़्यादा होता है। तो वो रास्ते में आने वाली सारी चीज़ों के बारे में बताता है। वो बुद्धिस्टों के बारे में बताता है कि जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो 108 पताकाएँ फहराई जाती हैं, और जब कोई नया कार्य शुरू होता है तो वहाँ पर रंगीन पताकाएँ फहराई जाती है। तो वो वाली जगह भी दिखाता है जहाँ पर गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। तो जैसे जैसे लेखिका आगे बढ़ते जाते हैं वहाँ पर जो हिमालय का रूप होता है वो क्या होता है और भी विशाल होता जाता है, और जो रास्ते में बाज़ार आते हैं, बस्तियाँ आती हैं, वो पीछे छूटती जाती हैं और हिमालय एक विशाल रूप में उनके सामने आ जाता है। लेखिका पर्वतों की खूबसूरती को देखकर उसमें खो जाती है। उसको लगता है कि उसका जो सारा कुछ है वो क्या हो गया, शून्य हो गई है, यानी वो बाहर और भीतर से क्या हो गई है, पवित्र हो गई है। वो रास्ते में आने वाले सेवन सिस्टर वाटरफॉल को भी देखती है। वहाँ पर वो सभी जो उसके साथी होते हैं उतरते हैं और वहाँ की जो खूबसूरती होती है उसको कैमरे में कैद करते हैं। और जो लेखिका होती है वो झरने में अपने पैरों को डुबोकर वहाँ पे बैठ जाती हैं, और उसको ऐसा लगता है जैसे उसके अंदर की जो बुराइयाँ थी वो दूर हो गई हैं और उसका स्थान अच्छाइयों ने ले लिया है। फिर थोड़े थोड़े आगे बढ़ते हैं धीरे धीरे, तो आगे भी वो देखती है कि आगे मतलब घाटियों में बहुत सारे झरने हैं, फूल हैं, और जो घाटियाँ हैं वो फूलों से भरी पड़ी हैं और बहुत ही ज़्यादा क्या है, वो खूबसूरत है। लेखिका को ऐसा लगता है, यानी वहाँ की सारी खूबसूरती को देखकर लेखिका को ऐसा लगता है जैसे उसकी आत्मा के जो सारी खिड़कियाँ हैं वो खुलने लगी हैं और वो ईश्वर के नज़दीक पहुँच गई है। तो जब वो खोई होती है तो तभी जो ड्राइवर होता है वो आता है और उसको निद्रा को तोड़ता है, और वो कहता है कि आगे इससे भी ज़्यादा और खूबसूरती देखने को मिलेगी। लेखिका का दिल तो नहीं करता वहाँ से जाने का, लेकिन लेखिका फिर वहाँ से खड़ी हो जाती है क्योंकि उसे आगे आने वाले खूबसूरत नज़ारों को देखना होता है। लेखिका एक जगह देखती है कि वहाँ पर जो औरतें हैं वो अपने बच्चों को पीठ पर बांध कर बड़े बड़े हथौड़ों को हाथ में लेकर वहाँ की जो सड़कें होती हैं उसको बना रही होती हैं। एक तरह से हथौड़ों को पकड़कर वो पत्थरों को तोड़ रही होती हैं। तो जो लेखिका होती है वो उनसे पूछती है, वहाँ पे जो कर्मचारी होते हैं उससे पूछती है कि ये कितना ख़तरनाक है। तो वो संजीदा होकर बताता है कि इस कार्य को करने के लिए तो लोगों ने अपने मौत को भी झुठलाया है। कहते हैं यहाँ पे जो पत्थर हैं उसको पहले डायनामाइट से तोड़ा जाता है, फिर बड़े बड़े पत्थरों को तोड़कर उनको छोटा आकार भी दिया जाता है। तो जो वो कर्मचारी था वो उसको जब बता रहा था तो लेखिका हैरान हो रही थी कि ये रास्ता कितना ख़तरनाक है। तो उस रास्ते पर जगह जगह चेतावनियाँ भी लिखी हुई थी। तो जब लेखिका आगे बढ़ती है तो वो देखती है युवतियों को काम करते हुए देखती है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, एक तरह से दुख महसूस होता है। तो जो गाइड होता है वो उसको बोलता है, मैडम ये तो हमारे देश की आम जनता है, ये तो आपको आगे भी देखने को मिल जाएगी। आप इनको देखने के लिए पैसा खर्च करके थोड़ी आई हैं, आप तो जिसके लिए पैसा खर्च करके आई हैं उस खूबसूरती को आप यहाँ पर देखिए। जो गाइड होता है वो ये भी बताता है कि यहाँ का जो स्कूल है वो बहुत ही मतलब दूर है, और बच्चे वहाँ पर चलकर 3-3.5 किलोमीटर पैदल चलकर जाते हैं। और जब वो वापस आते हैं तो वापस आकर वो अपने माता पिता के साथ उनका हाथ भी बटाते हैं और लकड़ियों के गट्ठे भी उठाकर लेकर आते हैं। तो जब जितेन ये बता रहा होता है तो वो कहता है कि ये सब काम मैंने भी किया है। आगे जब युमथांग से आगे जाते हैं वहाँ पे एक लायुंग बस्ती होती है, वहाँ पर रहते हैं। वो बस्ती बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। रात होने वाली होती है, तो रात जब हो जाती है तब लेखिका और उसके जो साथ में सहयात्री होती हैं वो वहाँ पर मौज मस्ती करते हैं। लेखिका की सहेली होती है मनी, वो वहाँ पे डांस भी करती हैं। तो उसके डांस को देखकर ऐसा लगता है जैसे
मतलब उसने सारी कुंवारी लड़कियों के डांस को पीछे छोड़ दिया, यानी वो जो डांस थी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा कर रही थी और सभी उसको डांस को देखकर खुश हो रहे थे। तो लेखिका जब रात हो जाती है फिर वो सो जाती है, तो अगले दिन जब वो सुबह उठती है तो वो सैर करने के लिए जाती है, तो उसको एक सिक्किमी नवयुवक मिलता है। तो वो उसको बताता है कि प्रदूषण की वजह से यहाँ पे जो स्नोफॉल है कम हुआ है, क्योंकि जो लेखिका थी वो बर्फ़ को देखना चाहती थी, उसको बर्फ़ को देखने का शौक़ था। लेकिन जब नवयुवक बताता है कि यहाँ पे प्रदूषण के कारण स्नोफॉल कम हुआ है, तो वो कहता है कि यहाँ से आगे कटाऊ चले जाओ, जो कटाऊ होता है वो भारत का स्विट्ज़रलैंड है, वहाँ पे आपको बर्फ़ देखने को मिलेगी। तो जब वो बता रहा होता है तो वहाँ पर एक गाय आती है और वो एक थैले में रखे हुए महुआ को खा जाती है। तो जो सिक्किमी नवयुवक होता है और उसकी जो वाइफ होती है वो उसको मीठी झिड़कियाँ देकर वहाँ से भगा देते हैं। तो जो लेखिका होती है और उसके जो सहयात्री होती है वो आगे कटाव के रास्ते पे जाते हैं, लेकिन जो कटाव का रास्ता होता है वो बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, ख़तरनाक होता है। हर जगह बादल ही छाए होती हैं, बारिश हो रही होती है। तो आगे जगह जगह चेतावनियाँ भी लिखी होती हैं कि दुर्घटना से देर भली, सावधानी से मौत टली। तो जब लेखिका आगे मतलब बड़े बड़े बर्फ़ के पहाड़ दिखाई देते हैं तो लेखिका को लगता है कि जो कटाव है वो अब आ गया है। तो वो वहाँ पर वो बर्फ़ को देख के बहुत ही ज़्यादा क्या होते हैं, खुश होती हैं। लेखिका का मन करता है कि वो भी बर्फ़ पर मतलब चले, लेकिन लेखिका के पास जूते नहीं होते बर्फ़ पर चलने वाले, और जो कटाव होता है वो मतलब युमथांग और झांगू लेक की तरह कोई पिकनिक स्पॉट भी नहीं था, यानी टूरिस्ट स्पॉट भी नहीं था जहाँ पर कोई दुकान हो। यानी उस वक्त क्या थी, वहाँ पर कोई दुकान भी नहीं थी और लेखिका बर्फ़ पर चल भी नहीं पाई थी क्योंकि उसके पास बर्फ़ पर चलने वाले जूते नहीं थे। लेकिन लेखिका उस बर्फ़ को देखकर वृंदावन की तरह एक तरह से महक उठी थी, उसको बहुत ही अच्छा लग रहा था वहाँ पर। और जो लेखिका के साथ जो यात्री थे वो भी वहाँ पर बर्फ़ में खेल रहे थे और फ़ोटो खींच रहे थे एक दूसरे की। तो यहाँ तक हमारा हो गया था, आगे हम पढ़ते हैं अब। धनाधन फ़ोटो खिंचवाने की बजाय मैं उस सारे परिदृश्य को अपने भीतर लगातार खींच रही थी, जिससे महानगर के डार्क रूम में इसे फिर देख सकूं। संपूर्णता के उन क्षणों पर यह हिमशिखर मुझे मेरे आध्यात्मिक अतीत से जोड़ रहे थे। शायद ऐसे ही विभोर कर देने वाली दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन सत्यों को खोजा होगा, सर्वे भवन्तु सुखना का महामंत्र पाया होगा। अंतिम संपूर्णता का प्रतीक वह सौंदर्य ऐसा कि बड़ा से बड़ा अपराधी भी इसे देख ले तो क्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। अब देखो यहाँ पे जो सारे थे वो खुश थे और वहाँ की जो सुंदरता थी उसको कैमरे में कैद कर रहे थे। तो लेखिका को भी लग रहा था कि जो हमारे ऋषि मुनि हैं उन्होंने यहाँ पर वेदों की रचना की होगी, जो सर्वे भवन्तु सुखना का महामंत्र है वो भी यहीं से उपजा होगा। तो एक तरह से लेखिका को लग रहा था कि उसके जो मतलब सारे जो अपराध थे वो क्या हो गए थे, दूर हो गए थे और वो करुणा के अवतार बुद्ध की तरह बन गई थी। और तभी दिमाग में कौंधा कि मिल्टन ने ईव की सुंदरता का वर्णन करते हुए लिखा था कि शैतान भी इसे देखकर ठगा सा रह जाता था और दूसरों का अमंगल करने की वृत्ति भूल जाता था। मैंने मनी से पूछा क्या उसने पढ़ी है मिल्टन की वह कविता, पर मनी उस समय किसी दूसरे ही सवाल से जूझ रही थी। वह एकाएक दार्शनिकों की तरह कहने लगी, ये हिमशिखर जल स्तंभ हैं, पूरे एशिया के देखो प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सर्दियों में बर्फ़ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ़ शिलाएँ पिघल पिघल कर जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती है। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। अब यहाँ पे देखो जो लेखिका है वो मिल्टन की एक कविता के बारे में बता रही है। वो बता रही है कि उसमें भी मतलब यहाँ की जो सुंदरता है उसको देखकर जो शैतान था वो भी ठगा सा रह गया था और उसने दूसरों का जो अमंगल करता यानी बुरा करता था उसको वो भूल गया था। तो वो मनी से पूछती है कि क्या तुमने मिल्टन की कविता पढ़ी होती है, लेकिन जो उस वक्त मनी थी वो कोई दूसरे सवाल से जूझ रही थी। वो वहाँ पे आने वाली यात्रियों को देख रही थी, यहाँ के जो हिमशिखर थे बड़े बड़े उनको देख रही थी। वो कह रही है कि इस सारी पूरी प्रकृति को देखो कि मतलब जो प्रकृति है उसने कितने ही नायाब ढंग से इसका सारा इंतजाम किया है। क्योंकि सर्दियों में जब बर्फ़ जम जाती है तो वो इसको जल संग्रह के रूप में क्या करती है, एक तरह से इकट्ठा कर लेती है। यानी बर्फ़ जब जम जाती है तो वो गर्मियों में क्या होता है, जब बर्फ़ पिघलती है तो उस वक्त क्या होता है, वो पानी के रूप में लोगों के कंठों की क्या करती है, प्यास को बुझाती है। कहने का क्या मतलब है कि सर्दियों में तो जो बर्फ़ होती है वो वहाँ पे इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जब गर्मियों में लोग पानी के लिए तरसते हैं तो यही जो बर्फ़ होती है वो पिघल कर लोगों के कंठों को यानी लोगों की प्यास को क्या करती है, दूर करती है। तो वो एक तरह से कहते हैं कि ये जो प्रकृति का अद्भुत नायाब ढंग है जल को इकट्ठा करने का। मनी ने अभिभूत हो माथा नवाया। जाने कितना ऋण है हम पर इन नदियों का, हिम शिखरों का। संसार कितना सुंदर,
स्वप्न जागते उन लम्हों में मैंने सोचा, पर तभी उदासी की एक झीनी सी परत मुझ पर छा गई। उड़ते बादलों की तरह पत्थर तोड़ती उन पहाड़ों का ख्याल आ गया। आत्मा की अनंत परतों को छीलता हुआ हमारा यह सफ़र थोड़ा और आगे बढ़ा कि तभी देखा इक्का दुक्की फौजी छावनियाँ। ध्यान आया यह बॉर्डर एरिया है, थोड़ी दूरी पर ही चीन की सीमा है। एक फ़ौजी ने से मैंने कहा, इतनी कड़कड़ाती ठंड में। उस समय तापमान -15 डिग्री सेल्सियस था। आप लोगों को बहुत तकलीफ़ होती होगी। अब देखो यहाँ पे जब वो इतनी खूबसूरती में खोई हुई थी, नदियों के बारे में और पर्वतों के बारे में सोच रही थी, तो एकदम वो उदास हो जाती है। उदास इस वजह से हो जाती है क्योंकि उसको ख्याल आ जाता है पहाड़ों का, जो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ रही होती है। तो जब उनका सफ़र थोड़ा आगे बढ़ता है, तो आगे जब बढ़ते हैं तो वो देखते हैं वहाँ पर फ़ौजी छावनियाँ हैं, और वहाँ पे मतलब बड़े बड़े क्या हैं वहाँ पर फ़ौजी भी हैं उन छावनियों में। और वो वहाँ से थोड़ी सी दूरी पर क्या है, चीन की एक सीमा भी है, और वहाँ पे ठंड भी बहुत पड़ती है। तो जिस वक्त वो वहाँ गए थे उस वक्त वहाँ का जो पारा था, यानी जो उनका तापमान था, वो 15 डिग्री सेल्सियस था। तो जो लेखिका होती है वो पूछती है एक सैनिक से, आपको यहाँ पे तकलीफ़ तो बहुत होती होगी। हंस दिया एक उदास हंसी, आप चैन की नींद सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पर पहरा दे रहे हैं। अब यहाँ पे देखो वो मतलब जब लेखिका उसे पूछती है तो आपको यहाँ पर तकलीफ़ तो होती होगी, तो वो हंसता है, लेकिन उसकी जो हंसी होती है वो उदास भरी होती है। वो उदास भरी इसलिए होती है, वो कहता है कि आप लोग चैन से अपने घर पर सो सकें इसलिए तो हम यहाँ पर पहरा देते हैं, ताकि आपको कोई भी तकलीफ़ ना हो। फेरी भटूला कहते हुए जितेन ने जीप चालू कर दी। थोड़ी देर बाद ही फिर दिखी एक फ़ौजी छावनी जिस पर लिखा था, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। अब देखो आगे मतलब बोलते हैं ना, फेरी भटूला, जो जितेन नार्गी होता है वो नेपाली होता है, वो नेपाली भाषा में बोलता है फेरी भटूला, जिसका मतलब होता है फिर मिलेंगे। तो ये कहता हुआ आगे चल पड़ते हैं, और आगे फिर से छावनी पर लिखा होता है, वी गिव अवर टुडे फॉर योर टुमारो। मन उदास हो गया, भीतर कुछ पिघलने लगा। महानगर में रहते हुए कभी ध्यान ही नहीं आया कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में भी 5 मिनट में ही हम ठिठुरने लगे थे, हमारे ये जवान पोष और माघ में भी जबकि सिवाय पेट्रोल के सब कुछ जम जाता है, तैनात रहते हैं। और जिन संकरे, घुमावदार और ख़तरनाक रास्तों से गुजरने भर में हमारे प्राण कांप उठते हैं, उन रास्तों को बनाने में जाने कितनों के जीवन अपनी मियाद के पूर्व ही ख़त्म हो गए हैं। मेरे लिए यह यात्रा सचमुच ही एक खोज यात्रा थी। पूरा सफ़र चेतना और अंतरात्मा में हलचल मचाने वाला था। बहरहाल अब हम लायुंग वापस लौटकर फिर युमथांग की ओर। जितेन कुछ दिन पूर्व ही नेपाल से ताज़ा आया था। अब देखो जो लेखिका होती है उसका मन उदास हो जाता है, उसको ऐसा लगता है जैसे कि उसके अंदर कुछ पिघल रहा है। तो वो कहते हैं कि महानगर में मतलब हम रहते हुए मतलब उन्होंने कभी ध्यान ही नहीं किया कि इतना मतलब ठंडा इलाका भी हो सकता है जहाँ पर 5 मिनट खड़े होना भी कितना मुश्किल है। वो 5 मिनट खड़े हुए थे, उनको ठिठुरन होने लगी थी, मतलब वो सर्दी से कांपने लगे थे। लेकिन ये जो जवान है ये यहाँ पर मतलब जो पोष और माघ के महीने में जहाँ पर पेट्रोल सब कुछ जम जाता है, ये यहाँ पर तैनात है। और कहते हैं कि ये जो घुमावदार और ख़तरनाक रास्ते हैं जहाँ पे गुजरने में भी मतलब सांसें थम जाती हैं, प्राण कांपने लगते हैं, उन रास्तों को बनाने में ना जाने कितने लोगों ने अपने जीवन को गंवाया है। तो एक तरह से लेखिका सोचती है कि ये जो यात्रा है एक दम क्या है, उसके लिए एक खोज यात्रा थी, जिसने उसके पूरे सफ़र को उसकी मतलब पूरे सफ़र में उसकी आत्मा को क्या कर दिया था, जगा दिया था, उसके अंदर एक हलचल पैदा कर दी थी। तो लेखिका कहती है कि हम फिर वापस लौटकर हम युमथांग की ओर आए। तो वो कहते हैं कि जो जितेन होता है वो भी कुछ दिन पहले ताज़ा ही नेपाल से आया था। युमथांग की घाटियों में एक नया आकर्षण और जुड़ गया, ढेरों प्रियता और रोडोडेंड्रन के फूल। जितेन बताने लगा, बस 15 दिनों में ही दिखिएगा, पूरी घाटी फूलों से इस कदर भर जाएगी कि लगेगा फूलों की सेज रखी हो। अब देखो जब वो युमथांग से वापस आते तो वहाँ पर उनको एक नया आकर्षण दिखता है, वहाँ पर बहुत सारे रोडोडेंड्रन के फूल दिखने को मिलते हैं। तो जो गाइड होता है यानी जो जितेन होता है वो उनको बताता है कि अगर आप यहाँ पे 15 दिन और रुकेंगे तो देखना ये जो सारा है वो किससे मतलब ये जो पूरी जो घाटी है वो सारी फूलों से भर जाएगी, यहाँ पर ऐसा लगेगा जैसे फूलों की सेज रखी हो। यहाँ रास्ते अपेक्षाकृत चौड़े थे, इस कारण खतरों का एहसास कम था। इन घाटियों में कई बंदर भी दिखे, कुछ अकेले तो कुछ अपने अपने बाल बच्चों के साथ। बहरहाल घाटियों, वादियों, पहाड़ों और बादलों की आंख मिचौली दिखाती पहाड़ी कबूतरों को उड़ाती हमारी जीप जब युमथांग पहुंची तो हम थोड़े निराश हुए। बर्फ़ से ढके कटाव के हिम शिखरों को देखने के बाद
युमथांग थोड़ा फीका लगा और यह भी एहसास हुआ कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक का सफ़र। बहरहाल युमथांग में चिप्स बेचती एक सिक्किमी युवती ने मैंने पूछा क्या तुम सिक्किमी हो? नहीं, मैं इंडियन हूँ, उसने जवाब दिया। अब देखो, वो बता रही है कि जब यहाँ के जो रास्ते थे, मतलब जो युमथांग का जो शहर था, वहाँ के जो रास्ते थे वो काफ़ी चौड़े थे और ख़तरों का एहसास भी बहुत कम था। और यहाँ पे कुछ बंदर भी थे। तो लेखक कहते हैं कि जो बंदर थे वो अपने बच्चों के साथ थे और कुछ अकेले थे। तो कहते हैं कि जो मतलब घाटियाँ थी, वादियाँ थी, उनके साथ आँख में चोली दिखती पहाड़ियाँ, कबूतरों को उड़ाती जो उनकी जीप थी। वो युमथांग जब पहुँची तो वो थोड़े निराश हो गई, क्योंकि बर्फ़ से ढके जो पहाड़ थे वो सारे क्या हो गए थे, दूर हो गए थे। तो वो कहते हैं कि लेखिका कहती हैं कि मंजिल से कहीं ज़्यादा रोमांचक होता है मंजिल तक पहुँचना। तो जब वो थोड़ा युमथांग में उसको एक युवती दिखती है जो चिप्स बेच रही होती है, तो जो लेखिका होती है वो उससे पूछती है कि क्या तुम सिक्किमी हो? तो जो वो लेडी होती है, यानी जो औरत होती है, वो कहती है कि मैं नहीं, इंडियन हूँ। तो वो उसको मतलब एक तरह से जवाब देती है, यानी वो अपने आप को सिक्किमी ना कह के क्या बोलती है कि मैं इंडियन हूँ। सुनकर बहुत अच्छा लगा। सिक्किम के लोग भारत में मिलकर बहुत खुश हैं। जब सिक्किम स्वतंत्र रजवाड़ा था तब टूरिस्ट उद्योग इतना नहीं फला फूला था। हर एक सिक्किमी भारतीय आबो हवा में इस कदर घुल मिल गया कि लगता ही नहीं कभी सिक्किमी भारत में नहीं था। जीप में बैठने को हुए कि एक पहाड़ी कुत्ते ने रास्ता काट दिया। मनी ने बताया, ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। अब देखो, जब वो औरत बोलती है कि मैं सिक्किम नहीं बल्कि इंडियन हूँ, तो लेखिका को ये सुनकर बहुत अच्छा लगता है। तो कहते हैं कि जो सिक्किमी लोग हैं वो भारत में मिलकर बहुत खुश हैं, क्योंकि सिक्किमी एक स्वतंत्र रजवाड़ा था। तो यहाँ का जो टूरिस्ट उद्योग था वो काफ़ी मतलब फैला हुआ था और काफ़ी फला फूला भी था। तो यहाँ के जो सिक्किमी है वो भारतीय आबोहवा में इस तरह से मतलब घुल मिल गए हैं कि लगता ही नहीं कि कभी सिक्किम जो था वो भारत का अंग नहीं था। तो जब लेखिका और उसके साथी जब भी जीप में बैठते हैं तो उनके रास्ते में कुत्ता आता है, उनका रास्ता काट जाता है। तो मनी उनको बताता है कि ये जो कुत्ते हैं ये पहाड़ी कुत्ते हैं और ये भौंकते नहीं हैं, बल्कि ये चांदनी रात में ही भौंकते हैं। क्या विस्मय और अविश्वास से मैं उसे सुनती रही। क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी पूर्णिमा की चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है? खैर, लौटती यात्रा में जितेन हमें रकम रकम की जानकारी देता रहा। मैडम, यहाँ एक पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं। कहते हैं यह गुरु नानक की थाली से थोड़े से चावल छिटक कर बाहर गिर गए थे। जिस जगह चावल छिटक कर गिरे थे वहाँ चावल की खेती होती है। अब देखो, वो मतलब जो लेखिका थी उस पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो सोच रही थी कि जैसे समुद्र की लहरों पर पूर्णिमा की चांदनी का असर होता है वैसे ही मतलब कुत्तों पर भी होता है, क्योंकि पूर्णिमा की चांदनी का असर जब होता है तो ज्वार भाटा कभी तेज आता है तो कभी कम आता है। यानी पूर्णिमा और अमावस्या दोनों का असर होता है समुद्र के ज्वार भाटा पर। तो लेखिका सोच रही थी कुत्तों पर भी इसका असर होता है। तो जब वो वापस लौट रहे थे, जो जितेन था उनको तरह तरह की जानकारियाँ दे रहा था। वो रास्ते में बता रहा था कि ये वही पत्थर है जिस पर गुरु नानक के फुटप्रिंट हैं, और वो ये भी बता रहा था कि गुरु नानक की थाली से यहाँ पर कुछ चावल छिटक के गिरे थे। जिस जगह चावल छिटक गिरे थे वहाँ पर अब क्या होता है, चावल की खेती होती है। करीब 3-4 किलोमीटर बाद ही उसने फिर उंगली दिखाई। मैडम, इसे खैदुम कहते हैं। यह पूरा लगभग 1 किलोमीटर का एरिया है। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। तुम लोग पहाड़ों पर गंदगी नहीं फैलाते? उसने जीभ निकालते हुए कहा। नहीं मैडम, पहाड़, नदी, झरने, हम इनकी पूजा करते हैं। इन्हें गंदा करेंगे तो हम मर जाएंगे। अब देखो, जब वो आगे बढ़ती हैं 3-4 किलोमीटर आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर एक और तरफ और उंगली करता है। तो वो बताता है कि ये खेदुम है, ये जो पूरा एरिया देवी देवताओं का है। यहाँ पे देवी देवता निवास करते हैं और यहाँ पर जो गंदगी, मतलब लोगों का कहना है कि जो यहाँ पे गंदगी फैलाएगा वो मर जाएगा। तो जो लेखिका होती है उसको काफ़ी उत्साह उत्पन्न होता है। वो पूछते हैं कि तो क्या तुम लोग फिर यहाँ पर गंदगी नहीं फैलाते हो? तो जो जितेन होता है वो बोलता है जीभ निकालते हुए, नहीं मैडम, हमारे लिए तो ये जो पहाड़ है, नदी हैं, वो सब पूजनीय है, क्योंकि हम सब लोग इसी क्या करते हैं, पूजा करते हैं। तभी गंगटोक इतना सुंदर है, मैंने कहा। गंगटोक नहीं मैडम, गंगटोक कहिए। इसका असली नाम गंगटोक है। गंगटोक का मतलब है पहाड़। तो जब वो बोलते हैं कि हम तो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, हम इन्हें गंदा नहीं करते, तो फिर जो लेखिका होती है वो कहते हैं तभी तो ये जो गंगटोक शहर है इतना सुंदर है। तो वो कहते हैं कि मैडम, ये गंगटोक नहीं है बल्कि गंगटोक है। इसका जो असली नाम है वो गंगटोक है, तो आप इसको गंगटोक कहिए। मैं कुछ पूछती कि वह फिर चालू हो गया। मैडम, युमथांग भी पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था। यह तो सिक्किम जब भारत में मिला उसके भी कई वर्षों बाद भारतीय आर्मी के कप्तान शेखर दत्ता के दिमाग में आया कि यहाँ सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा। घाटियों के बीच रास्ते निकाल कर
इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। आप देखिए अभी भी रास्ते बन रहे हैं। हाँ, रास्ते अभी भी बन रहे हैं, नए नए स्थानों की खोज अभी भी जारी है। शायद मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। मन ही मन में कहती हुई जीप आगे बढ़ने लगती है। अब देखो लेखिका आगे कुछ कहती है, उससे पहले ही जो जितेंद्र था वो बोल पड़ा कि ये जो युमथांग था ये पहले टूरिस्ट स्पॉट नहीं था, यहाँ पे क्या रहते थे, फौजी रहते थे। तो यहाँ पे जो आर्मी का जो फौजी था कप्तान शेखर दत्ता, उसके दिमाग में आया कि यहाँ पर सिर्फ फौजियों को रखकर क्या होगा, इन घाटियों के रास्ते निकल कर एक टूरिस्ट स्पॉट बनाया जा सकता है। तो इसको एक टूरिस्ट स्पॉट बना देते हैं ताकि लोग यहाँ पर आएँ। तो तभी से यहाँ पर जो रास्ते थे वो बन रहे हैं और यहाँ पर नए नए स्थानों की खोज की जा रही है। तो जो लेखिका है वो कहती है शायद इसी मनुष्य की इसी असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। और वो मन ही मन कहते हैं और उनकी जो जीप होती है वो आगे बढ़ने लगती है। तो बेटा हमारा जो लेसन था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। ये पूरा जो लेसन था वो एक यात्रा वृत्तांत पर आधारित था। तो लेखिका ने इस पूरे लेसन में अपनी यात्रा के बारे में बताया है कि उसने क्या क्या देखा, वो कहाँ कहाँ गई और उसको वहाँ पर जाकर उसको कैसा लगा। तो बेटा इस लेसन को आपने अच्छे से अब रीड करना है। ओके बेटा।